नमस्कार, जय हिंद। आप सबका बहुत स्वागत है। चुनाव के बाद काफ़ी दिनों के बाद मेरे दर्शकों के साथ मेरी मुलाकात हो रही है। हमने आपको बताया था कि चुनाव परिणाम के ठीक 1 या 2 दिन पहले हम लोग ये कोशिश करेंगे कि कहां से कौन जीत रहा है, इसका अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। और हम आपके लिए आज इस वीडियो में कल चुनाव के परिणाम आने वाले हैं और आज हम लोग आपके लिए वीडियो लेकर के हाजिर हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि चुनाव के जो परिणाम हैं वो उसको लेकर के हमारे द्वारा कही गई बातें केवल एक अनुमान मात्र हैं। और अनुमान जो है वो हम लोग फील्ड के अंदर गए हैं, लोगों से बात की है, जो टेम्परेचर है उसे चेक किया है और जिस प्रकार की परिस्थितियां नज़र आ रही थी फील्ड में उस आधार से अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। और बहुत सी बार हमारा अनुमान जो है वो गलत भी साबित होता है और कई बार ठीक भी साबित होता है। 2023 की विधानसभा चुनाव में हमने 10 विधानसभा सीटों के अनुमान लगाए थे, जिसमें से 7 सीटों पर हमारे अनुमान ठीक रहे और 3 पर हम गलत साबित हुए। इसके अलावा 2 ऐसी विधानसभा सीटें भी थी जहां पर हमने ये भी बताया था कि किस पार्टी को कितना वोट मिल रहा है और हमारा अनुमान उसके आसपास ही बैठा था। और ठीक ऐसा ही प्रयास आज हम करेंगे। और 84 और सलूम्बर की 2 सीटों को हमने कवर किया है, तो इसको लेकर के हम लोग ज़्यादा चर्चा करेंगे। सबसे पहले 84 की अगर बात करें तो 84 जो है वो बीजेपी का एक मजबूत गढ़ है। राजकुमार रोत बीजेपी के सांसद महोदय वहाँ से 2 बार विधायक रहे और 2023 में उन्होंने यहाँ से 1,11,000 वोट लेकर के बीजेपी के सुशील कटारा को लगभग 70,000 वोटों से हराया, यानी 69,000 कुछ मार्जिन था। तो एक बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री 84 के अंदर जो है वो बीजेपी ने दर्ज की थी। और इसी आधार पर बीजेपी के लोगों को लगता था कि बीजेपी 84 में बीजेपी का एक मजबूत गढ़ है। और चुनाव जब यहाँ पर घोषित हुए उस समय यहाँ पर एक तरफा लड़ाई नजर आ रही थी और इसीलिए बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनमें टिकट लेने की होड़ थी और जिसे नहीं मिला उसमें एक सख्त नाराजगी भी नजर आई। लेकिन चुनाव शुरू होने के बाद बीजेपी ने यहाँ पर एक पूरी तरह से स्ट्रेटजी के साथ काम किया, अपने प्रत्याशियों को यहाँ पर बदला और बीजेपी ने यहाँ पर बहुत मेहनत की है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी यहाँ रणनीति को बदला। एक युवा चेहरे राजकुमार रोत के गाँव के ही महेश रोत को टिकट दिया। पूरी कांग्रेस की जो यूथ कांग्रेस है वो यहाँ पर लगी रही और गजब की मेहनत यहाँ पर की है। इसलिए परिणाम जो है इस बार 2023 के परिणामों से काफ़ी ज़्यादा अलग नज़र आने वाले हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बीजेपी की तरफ से जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने पूरी तरह से मोर्चा संभाले रखा और उसके साथ आरएसएस और बीजेपी के संगठन ने एक मजबूती के साथ 84 के अंदर चुनाव लड़ा है। जिस प्रकार से एक तरफा लड़ाई नज़र आ रही थी बीजेपी की, उस एक तरफा लड़ाई को पाटने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने 84 के अंदर ज़बरदस्त प्रचार किया। बीजेपी लोगों को गांव-गांव गली-गली घूम करके ये समझाने की कोशिश करती रही कि सरकार जो है वो राज्य में बीजेपी की है और ये चुनाव जो है वो विधायक चुनने का चुनाव है, ना कि सरकार बनाने का चुनाव है। 4 साल बीजेपी की सरकार रहेगी और अगर आप सरकार के प्रतिनिधि को बीजेपी के कैंडिडेट को यहाँ से जिता कर भेजते हैं तो आपके काम ज़्यादा होंगे, आसानी से होंगे। इसके लिए मंत्री बाबूलाल खराड़ी, इसके अलावा सागवाड़ा के विधायक शंकरलाल डेचा, सागवाड़ा की कटारा फैमिली, कनकमल कटारा और अनीता कटारा, इसके अलावा कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालविया और इसके अलावा कई सारे बीजेपी के नेता कार्यकर्ता लगातार अलग अलग मंडल में अपनी जिम्मेदारी लेकर के काम करते रहे और घूमते रहे, मेहनत करते रहे। प्रचार के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो लगातार बीजेपी ने जबरदस्त मेहनत वहाँ पर की है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से गणेश गोगरा डूंगरपुर के माननीय विधायक, मैं पर्सनली गणेश गोगरा जी की बात करें तो मैं काफ़ी उनसे इम्प्रेस हुआ कि कांग्रेस पार्टी के लिए अकेले संघर्ष करते नजर आए। 84 के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा प्रचार करने पहुंचे, सलूम्बर तो वो आए लेकिन 84 वो नहीं आए। लेकिन गणेश गोगरा जो है वो पूरे यूथ कांग्रेस के साथ लगातार प्रचार में वहाँ लगे रहे। इसके अलावा पूर्व प्रत्याशी रहे सांसद ताराचंद भगोरा भी वहाँ पर मेहनत करते रहे। कांग्रेस ने भी वहाँ बहुत अच्छी मेहनत की है और कांग्रेस भी मजबूती के साथ 84 के अंदर चुनाव लड़ी है। ऐसे में बीजेपी के लिए जो लड़ाई है वो इतनी आसान नहीं रह गई है। निश्चित रूप से बीजेपी का एक मजबूत गढ़ है लेकिन मेहनत वहाँ पर काफ़ी बीजेपी को भी करनी पड़ी है। बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक राजकुमार रोत अपनी सीट को लेकर के लगातार प्रचार प्रसार करते रहे और काफ़ी ज़्यादा समर्थन उन्हें वहाँ मिलता रहा, काफ़ी भीड़ आती रही। मजबूत चुनाव पार्टी ने वहाँ पर लड़ा है। बीजेपी को समर्थन देने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी वहाँ पर रैली की। एक ज़बरदस्त भीड़ वहाँ पर उनकी रैली में देखने को मिली। इसको लेकर के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी वहाँ की अच्छी स्थिति में चुनाव लड़ती नजर आई। अगर चुनाव के वोटिंग की बात करें तो पिछली बार
जब राजकुमार रोत को 70,000 वोटों के आसपास वो जीते तो 81% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार 74% वोटिंग 84 के अंदर देखने को मिली है। तो ऐसे में जब 6-7% वोटिंग ही कम हो गई है तो जो पहले वाला मार्जिन जो है उसको लेकर के शायद मुझे लगता है बीजेपी के नेता भी बात को लेकर के उम्मीद नहीं लगा रहे होंगे कि ऐसा मार्जिन के साथ वो कोई जीत जाएंगे। ऐसा उन्हें भी अंदाजा नहीं होगा और ऐसा संभव भी नहीं है। दूसरा, बीजेपी की स्थिति इसलिए भी वहाँ पर थोड़ी सी मजबूत होती है पिछले टेन्योर के हिसाब से, क्योंकि पिछली बार जो महेंद्र बड़जोड़ कांग्रेस से नाराज होकर चुनाव लड़े वो लगभग 11,000 वोट लेकर के आए थे। इस बार वो बीजेपी के साथ है, तो उस 11,000 में से 7-8 वोट भी अगर वो बीजेपी को शिफ्ट करा पाते हैं तो बीजेपी को उससे थोड़ा सा फायदा हो सकता है। बात करते हैं सलूम्बर की। आपको फाइनली बाद में बताएंगे कि कहाँ से कौन जीत रहा है और किसे कितने वोट मिल रहे हैं दोनों सीटों पे। इससे पहले सलूम्बर की बात करेंगे। सलूम्बर में जो लड़ाई है वो काफ़ी दिलचस्प है। इसलिए दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ के परिणाम चौंका भी सकते हैं, राज्य की राजनीति में भूचाल भी ला सकते हैं और कुछ भी यहाँ पर परिणाम हो सकते हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपने स्वर्गीय विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी मीणा को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी ने पूरी स्ट्रेटजी के साथ पूरे इन 7 सीटों पर चुनाव लड़े। जहाँ पर जिस जाति के वोट ज़्यादा हैं उस जाति के नेता को वहाँ प्रचार करने के लिए भेजा है। अगर सलूम्बर की बात करें तो यहाँ पर ओबीसी पटेल पाटीदारों के काफ़ी संख्या में वोट हैं। इसको अपनी तरफ खींचने और एकजुट बनाए रखने के लिए वल्लभनगर के डांगी उदयलाल डांगी जो विधायक हैं उन्हें लगाए रखा। लगातार वो गांव-गांव में घूम करके ट्रैक्टर भी उन्होंने चलाया और लोगों के बीच घूम घूम के बीजेपी को वोट करने की अपील करते रहे। इसके अलावा ग्रामीण विधायक उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा को यहाँ प्रचार करने के लिए पार्टी ने लगा रखा था, वो भी यहाँ पर प्रचार कर रहे थे। इसके अलावा वहाँ पर बीजेपी के ब्राह्मणों का जो बीजेपी का कोर वोट है उसे अपनी तरफ साधने के लिए पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी भी यहाँ पर आए और अपने ब्राह्मण बहुल गाँवों में घूम करके यहाँ पर बीजेपी को मजबूत करते नजर आए। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व खेल मंत्री अशोक चांदना मोर्चा संभाले रहे, उन्होंने काफ़ी प्रचार किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के यहाँ के दिग्गज नेता रघुवीर सिंह मीणा का जब टिकट कटा तो उनका खेमा और रघुवीर सिंह मीणा नाराज हो गए। अंतिम समय उन्हें मनाया जरूर गया, लेकिन कहीं पर भी पूरे फील्ड में उनका खेमा एकजुट होकर के चुनाव लड़ता नजर नहीं आया। हालांकि रेशमा मीणा को चुनाव लड़ाने के लिए गोविंद सिंह डोटासरा प्रचार करने पहुंचे। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जो है वो यहाँ पर थे, अशोक चांदना यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को रघुवीर सिंह मीणा से जो उम्मीद थी उतना समर्थन वहाँ से नहीं मिला, ऐसा फील्ड पर कहीं देखा नहीं गया। इसके अलावा बीजेपी जो है वो यहाँ पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है। बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, 2 महिला कैंडिडेट कांग्रेस और बीजेपी की, दोनों उम्र दराज। उसी बीच जितेश कटारा एक पुरुष कैंडिडेट और नौजवान युवा कैंडिडेट। तो तेज तर्रार बोलते हुए उन्होंने काफ़ी आक्रामक होकर प्रचार किया है और काफ़ी अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा है। उनके साथ सलूम्बर के अगल बगल की दोनों सीटें, एक तरफ धरियावाद एक तरफ आसपुर, दोनों की सीमाएं सलूम्बर से लगती हैं। दोनों तरह बीजेपी के विधायक उमेश डामोर और थावरचंद डामोर दोनों को 6-6 मंडल में बीजेपी ने लगाया और अपने अपने मंडल में विधायक जो है वो सुबह से लेकर शाम तक गांव-गांव ढाणी घूमते घूमते प्रचार कर रहे थे। और इसके अलावा राजकुमार रोत ने 3 रैलियां यहाँ पर बड़ी रैलियां की। इसके अलावा बीजेपी ने पिछली बार केवल आदिवासी बहुल क्षेत्रों में प्रचार किया, इस बार गाँवों में भी प्रचार किया है। लेकिन फिर भी जहाँ पर कई सारी ऐसी जगह डिमांड थी कि वो गांव में पहुँचे, सामान्य वर्ग के लोगों के साथ पहुँचे, ओबीसी के बीच पहुँचे, तो इतना हालांकि नहीं पहुँच पाए हैं, लेकिन फिर भी अच्छी तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा है। इसके अलावा बीजेपी के जो हारी हुई विधायक सीटें हैं जहाँ से उनके कैंडिडेट हार गए थे, उन सबको भी यहाँ पर उन्होंने लगाया। घाटोल के विधायक प्रत्याशी रहे हो, बांसवाड़ा के, खेरवाड़ा के प्रवीण परमार, तो सब लगभग यहाँ पर मेहनत करते नजर आए। तो अच्छा चुनाव जो है बीजेपी ने लड़ा है। और बीजेपी ने जो इश्यूज रेज किया वो बीजेपी की जो कैंडिडेट है उसके शपथ लेने जब गए तो शपथ पत्र नहीं पढ़ पाई, नामांकन रैली में मीडिया को जवाब नहीं दे पाई कि किस लिए आई हैं, बोल नहीं पाती हैं, उम्र दराज हैं, जब आप बुलाओगे तो नहीं आएगी आपके बीच में। इस प्रकार के मुद्दे लेकर के बीजेपी लगातार लोगों को समझाती रही कि जितेश मीणा पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं, तेज तर्रार हैं, बोलने में मजबूत हैं, आपकी बात मजबूती से विधानसभा में रखेंगे। इस प्रकार के बातों के साथ लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते रहे। तो वहीं बीजेपी इस बात को लेकर के लोगों को समझाती रही कि 4 साल सरकार हमारे बीजेपी की है और अमृतलाल मीणा यहाँ से विधायक थे, अगर उनका निधन नहीं होता तो ये 4 साल जो थे वो इसी के परिवार के थे, इसलिए आप उनको वोट दीजिए। और सिंपैथी वोट को लेने की कोशिश
जो है वो बीजेपी यहाँ पर करती नजर आई, तो कांग्रेस पार्टी भी अच्छा खासा संघर्ष करते रही। अब दिलचस्प लड़ाई इसलिए है कि बीएपी को उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी के रघु सिंह मीणा जी के खेमे के नाराज वोट बीएपी को शिफ्ट होंगे और बीएपी यहाँ पर अपनी टैली ठीक करेगी। और इसके अलावा ये भी उम्मीद है कि कांग्रेस का मजबूत जो वोट है माइनॉरिटी का, वो बीएपी के साथ शिफ्ट होगा और बीएपी की टैली ठीक हो जाएगी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी बीजेपी अपने वोटों के साथ साथ ओबीसी, जनरल और अपने कुछ एसटी के वोटों के साथ साथ जो अपना मजबूत किला है उसके साथ साथ इस बात की भी कोशिश कर रही थी, उम्मीद लगा रही थी कि कांग्रेस जो है वो अपने वोटों को संभाल करके अपनी तरफ लाने में कामयाब हो जाए। फिर से समझिए, बीजेपी अपने जनरल, ओबीसी और अपने वोटों को संभालने के साथ साथ इस बात पर भी उम्मीद कर रही थी कि कांग्रेस जो है वो अपने वोट ठीक से संभालने में कामयाब हो जाए, ताकि कांग्रेस के नाराज वोट बीजेपी के साथ ना जाएं और बीजेपी आराम से चुनाव जीते। देखिए, बीजेपी को पिछले चुनाव में 80,000 वोट मिले, कांग्रेस को 65,000 वोट मिले और 15,000 के आसपास से बीजेपी चुनाव जीती और बीएपी को 52,000 वोट मिले। अगर बीजेपी को हराना है तो उन्हें 30,000 वोट और चाहिए और कांग्रेस को अगर उन्हें हराना है तो 15,000 वोट और चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी के रघु सिंह मीणा के खेमे से नाराज हो जाने की वजह से मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी की टैली 65,000 के ऊपर जाएगी। हो सकता है इसके नीचे आए, लेकिन ऊपर जाने की संभावना कम से कम मुझे तो नजर नहीं आती। ऐसे में बीएपी को यह उम्मीद है कि अगर मैं 52,000 की टैली को वो कंटिन्यू करें और उसके साथ कांग्रेस के नाराज वोट और माइनॉरिटी के वोट को जोड़ करके, इसके अलावा कुछ ओबीसी और कुछ एससी के वोट उन्हें समर्थन देते नजर आ रहे थे फील्ड में, तो उनके सहारे वो बीजेपी को पाटने में कामयाब हो जाए। और बीजेपी चाहती है कि अपने वोटों के साथ सरकार है थोड़ा सिंपैथी का वोट लें, इसलिए अपनी टैली को 85-90,000 तक ले जाए ताकि 15,000 की टैली को 15-20,000 से आराम से चुनाव जीतें। ये तीनों पार्टियां कोशिश करते नजर आ रही थी, लेकिन बीजेपी के नेताओं को जब मिलते हैं तो वो इस बात को डिनाई ऊपर से जरूर कर रहे थे कि लड़ाई जो है वो कांग्रेस के साथ है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस बात को स्वीकार भी कर रहे थे कि उनकी लड़ाई जो है वो बीएपी के साथ यहाँ पर नजर आ रही है। अब वोट की अगर बात करें तो 84 के अंदर पिछले टेन्योर में 81% वोटिंग हुई, इस पर 74,000 वोट हुए। टोटल 2,55,375 वोटर रजिस्टर थे, जिसमें से 1,89,858 लोगों ने वोट डाला है। और मुझे लगता है कि बीएपी को सबसे पहले मैं बता दूं, आपको क्लियर कर दूं, किसी भी पार्टी के दर्शक इसको देख रहे हो तो सबसे पहले नाराज होने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल अनुमान है और परिणाम वास्तविक जो है वो एक दिन बाद यानी कि कल आएंगे 23 तारीख को और सबके सामने होंगे। मुझे लगता है कि बीएपी को 80 से 85,000 वोट 84 के अंदर मिल रहा है। 80 से 85,000 वोट बीएपी ले जाने में कामयाब होगी और बीजेपी जो है वो 65 से 75,000 वोट लेकर के आ रही है, ऐसा मेरा अनुमान है। और कांग्रेस जो है वो 35 से 45,000 के आसपास वोट लेकर के आ रही है, ऐसा मेरा अनुमान है। और जीतने वाले बीएपी के कैंडिडेट को 10 से 15,000 के बीच की जीत वो दर्ज करने में कामयाब हो जाएंगे 84 के अंदर, ऐसा मुझे लगता है। सलूम्बर के अंदर अगर बात करें तो बीजेपी की जो टैली है वो 70 से 75,000 वोटों की रहेगी और बीएपी की टैली अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई, अगर कांग्रेस पार्टी का एक खास वोट बैंक शिफ्ट हो गया बीएपी के साथ, तो बीएपी की टैली जो है वो 70 से 75,000 के बीच में रह सकती है और कांग्रेस पार्टी जो है 50 से 55,000 के वोट के बीच में रहेगी, ये मेरा अनुमान है। अगर इसमें कांग्रेस पार्टी अपने जो वोट हैं वहाँ तक अपनी टैली ले गई तो फिर बीजेपी यहाँ से 10,000 से चुनाव जीत रही है, 10,000 वोटों से सलूम्बर में। और अगर कांग्रेस पार्टी के वोट स्प्लिट होकर बीएपी के अंदर चले गए तो बीएपी का कैंडिडेट यहाँ से 5,000 के वोट अंतर से चुनाव जीत रहा है, ऐसा मेरा अनुमान है। यानी कि जीतने वाले कैंडिडेट का मार्जिन जो, यानी कि सलूम्बर के अंदर जो भी कैंडिडेट जीतेगा या तो बीएपी का जीतेगा या बीजेपी का जीतेगा, उन दोनों का मार्जिन जो है वो 5 से 8,000 के बीच का ही रहेगा। अगर बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा तो उसका मार्जिन 10,000 का रहेगा और बीएपी का कैंडिडेट अगर चुनाव जीतेगा तो उसका मार्जिन 3 से 5,000 के बीच रहेगा, ये मेरा अनुमान है। बहरहाल ये केवल अनुमान है, वास्तविक नतीजे के लिए 23 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। और सभी पार्टी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, सभी प्रत्याशियों को हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और हो सकता है इस परिणाम इसके काफ़ी उलट हो सकता है कांग्रेस चुनाव जीत जाए, हो सकता है बीजेपी चुनाव जीते, हो सकता है एक पर बीजेपी और एक पर बीएपी जीते, हो सकता है दोनों ही सीटें बीएपी जीते,
कुछ भी हो सकता है, जनता जनार्दन का फैसला है, उसका इंतजार हमें करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि तमाम सारी विधानसभा सीटों पर हम जा करके आपके क्षेत्र की समस्याओं को इकट्ठा करके लोगों से मिल के आपके क्षेत्र के विधायक तक लेकर के जाएंगे, आपके विधायक साहब का इंटरव्यू करेंगे और उनसे उन समस्याओं को लेकर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप राजनीति से जुड़ी तमाम सारी खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को देखते रहिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। जय हिंद।